दोस्तों नमस्कार। सरकार की फितरत हो चली है कि अच्छे दिन का जिक्र बार बार इस देश के भीतर होते रहना चाहिए। यानी 9 बरस पहले इस देश में जब राजनीतिक नारा यह कहकर दिया गया कि अच्छे दिन आएंगे, और उसके बाद के आर्थिक हालातों ने इस देश के भीतर कितने बुरे दिन किन किन को दिखला दिए, और उन सब के बीच सवाल कोविड का नहीं, सवाल युद्ध का नहीं, सवाल इस दौर में आती हुई मंदी का नहीं, बल्कि 2018 के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से पटरी से उतरी, उसने कई संकेत दे दिए, और ये संकेत डराने वाले। लेकिन फितरत है कि अच्छे दिन का जिक्र होते रहना चाहिए, तो सरकार ने आंकड़ों के जरिए भी बाजीगरी शुरू की। यानी आंकड़े देश और दुनिया के सामने वही रखिए जिसका आकलन शुरू हो तो हर जहन में यही बात आए कि भारत में अच्छे दिन है। और जब दुनिया के दूसरे देशों से तुलना शुरू कर दी जाए तो भी इस बात का जिक्र हो कि अच्छे दिन भारत में ही हो सकते हैं। आंकड़े सरकार को बनाने हैं, आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो, उसके सामने आंकड़े सरकार द्वारा जो रखे जाएंगे, चिंतन मनन उसी पर होगा। और भारत की अर्थव्यवस्था में तिमाही के दौर में हर तिमाही में जो विकास दर नजर आती है, उसी के जरिए समूचा आकलन करने की स्थिति में समूची दुनिया आ जाती है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था के भीतर अगर 90% लोगों को साफ कर दिया जाए, यानी 90% लोगों का जिक्र ही ना हो, उनकी इकोनॉमी, उनकी सामाजिक स्थितियां, वो महंगाई से कैसे सामना कर रहे हैं, इन सारी बातों का जिक्र छोड़ दीजिए और कल्पना कीजिए कि जो 10% कंज्यूमर क्लास है, 10% उपभोक्ता है, उसके दायरे में कॉरपोरेट भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है और ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, जो कि एक लिहाज से फिक्स नौकरी करता है। उसके लिए महंगाई भत्ता भी सरकार देने को तैयार है। लेकिन वह पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसमें इस देश के 90% लोग जुड़े हुए हैं, और उस दायरे में अगर एग्रीकल्चर को भी जोड़ दीजिएगा तो लगभग 94%, यानी 94% लोगों की अर्थव्यवस्था का कोई जिक्र अगर आंकड़ों में ना हो तो भारत की ग्रोथ रेट तो दुनिया में टॉप पर होगी। और यही वो सवाल है जिस सवाल को सरकार छुपा रही है और हमेशा से छुपाते आई है। शायद इसीलिए ग्रोथ रेट जब दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत का ज्यादा दिखाई देता है, तो यह कोई समझ नहीं पाता है कि इन सब के बावजूद भी भारत के भीतर गरीबी क्यों बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय कम क्यों हो रही है, रोजगार देने की स्थिति में भारत की इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आ पा रही है, सरकारी नौकरियों की कमी क्यों इस देश में हो गई है, और सरकार होते होते पेंशन भी ना दे पाने की स्थिति में जब आ गई तो उसने नई पेंशन नीति बनाने का ऐलान कर दिया। सवाल है कि इस देश के ढांचे के भीतर समूचे देश को अगर रखिएगा और अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर और एग्रीकल्चर की स्थितियों को भी उसमें शामिल कर लीजिएगा तो हो सकता है ग्रोथ रेट 0 हो जाए, या हो सकता है ग्रोथ रेट माइनस में चला जाए, यानी नेगेटिव में चला जाए। इन परिस्थितियों के भीतर भारत के भीतर की अर्थव्यवस्था का सच क्या है? क्योंकि एक के बाद एक भारत की इकोनॉमी को लेकर आईएमएफ नीचे कम कर रहा है, वर्ल्ड बैंक कम कर चुका है 4 बार कि आपकी ग्रोथ रेट पहले हमने ये बताई थी उसको भी कम कर दे रहे हैं। आरबीआई खुद अपने में ही सुधार करते हुए 3 बार सुधार कर चुका है। और जो दुनिया भर के देशों में जिनकी अपनी मांग होती है और प्राइवेटली वर्क करते हैं, उसमें मोडीज है, उसमें फिच है, उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसमें अंकटाड है, सभी ने भारत की ग्रोथ रेट कम कर दी। लेकिन जब दुनिया से तुलना होती है तो कहते हैं कि भारत की ग्रोथ रेट देखिए 6.8 है और दुनिया भर की ग्रोथ रेट का एवरेज जो है वह 3.2 है। तो भारत में तो ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। सवाल यह है कि भारत की पहचान और भारत की जरूरत है क्या? क्या मोदी सत्ता इसे जानती है? क्या उसे वाकई पता है कि भारत की जरूरत गरीबी को कम करने की है? क्या वाकई उसे पता है कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको गरीबी रेखा से ऊपर किसी तरीके से ले आए, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? क्या इसके लिए इस देश के ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा नहीं करना पड़ेगा?
कोई योजना आपको नजर आती है क्या? इस दौर में मनरेगा जैसी स्थिति में जहां पर वादा सरकारों ने किया 100 दिन का काम देंगे और एवरेज निकल कर आता है 27 दिन, मैक्सिमम 35 दिन, यह अगर बीते 8-9 बरस का आकलन मनरेगा जैसे क्षेत्र को लेकर है तो 100 दिन तक काम आप कैसे पहुंचाएंगे? लोगों की जेब में पैसा कैसे आएगा जिससे वह कंज्यूमर हो पाए, कुछ खरीदने के लिए बाजार जा सके? शहरी इलाकों के भीतर आप रोजगार पैदा कैसे करेंगे? टैक्स के बोझ से कैसे बचाएंगे? और जब इस बात का आप जिक्र करते हैं कि देखिए हम महंगाई को थामने के लिए रेपो रेट बढ़ा रहे हैं जिसका जिक्र आरबीआई करता है, तो आरबीआई भी इन बातों को जानता है कि दरअसल जब रेपो रेट बढ़ेगा तो भारत की इकोनॉमी सिमटेगी, भारत के भीतर निवेश कम हो जाएगा और इन परिस्थितियों में भारत का कंज्यूमर कहीं टिक नहीं पाएगा। तो उस हालात में जो असल वक्त है या असल परिस्थितियां हैं उसका आकलन क्यों नहीं होना चाहिए? दुनिया में युद्ध हो रहा है, जो आवाजाही थी वो थम गई है या महंगी हो गई, महंगाई का असर उससे बढ़ रहा है। विकसित देशों के सेंट्रल बैंक अगर ब्याज दर बढ़ाते हैं तो भारत की आरबीआई भी ब्याज दर बढ़ाती है, तो इसका असर उस 10% लोगों पर पड़ रहा है, 90% उस दायरे में नहीं आता है जिसके पास तो कुछ है ही नहीं। और भारत की इकोनॉमी अगर कोविड के पहले से अगर हर क्षेत्र का आप एनालिसिस करेंगे तो एक चीज समझ जाएंगे कि दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था पर कोविड काल हो या ये युद्ध का काल हो, जो 90% आबादी है उसको हमने गर्त में ढकेल दिया है। और उसके बाद जिन आंकड़ों को परोसते हैं उन आंकड़ों के जरिए हम अच्छे दिन का जिक्र कर देते हैं। यहां पर हम उस पन्नों को खोलना शुरू करें जो वाकई आंकड़ों के लिहाज से इस सरकार को ही कटघरे में खड़ा करता है। उससे पहले एक चीज और जान लीजिए, नोटबंदी को लेकर नवंबर 2016 में क्या कहा था सरकार ने? सरकार ने कहा था ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी। क्या ब्लैक मनी खत्म हो गई? जबकि आरबीआई डाटा दे रहा है 2016 के बाद से जितने भी नोट छपे उन नोटों की स्थिति का असर यह हुआ कि 9,21,000 करोड़ रुपए 500 और 2,000 रुपए के नोट गायब हो गए। इतनी रकम और नोटों की तादाद 1,680। और काला धन खत्म नहीं, उसके समानांतर कैशलेस सोसाइटी की तरफ भी हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। जो परिस्थिति है, पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कहीं भी कैशलेस नहीं है। और जो नकली नोट खत्म करने का जिक्र था और इसके पैरेलल में आतंकवाद और नक्सलिज्म के सापास जो कि नोट नकली मौजूद थे उनके जरिए उन पर नकेल कसना, अब इसका एनालिसिस सुप्रीम कोर्ट करने को तैयार है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त अगर याद कीजिएगा तो उस समय चीफ जस्टिस ठाकुर हुआ करते थे, टीएस ठाकुर। उन्होंने कहा था कि नहीं, अच्छा काम किया है लेकिन लोगों को असुविधा हो रही है, सरकार एक हलफनामा पेश करे। और होते होते यह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पर गया। अब 9 नवंबर को सरकार को जवाब देना है। यानी उस नोटबंदी के बाद से भारत की इकोनॉमी कैसे ढहढाई और इस देश के भीतर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां ना सोशल सिक्योरिटी है, ना रोजगार की गारंटी है, ना पेंशन की गारंटी है, ना न्यूनतम मजदूरी की गारंटी है, ना वातावरण ऐसा है कि उसको एक लिहाज से भारत जैसे देश में सारी सुविधाएं मिल पाए, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। उसको भी एक झटके में प्रधानमंत्री के एक निर्णय के बाद डगमगा दिया गया और उसको पटरी पर लाया कैसे जाए, इसने कोविड काल में प्रवासी मजदूरों की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को सामने रख दिया। अब ये सारे सच जब धीरे धीरे सामने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि दुनिया के लिए भारत एक बाजार है और भारत के बाजार में अगर कंज्यूमर खत्म हो रहे हैं, मिडिल क्लास जो फैटी नजर आता था वो टैक्स के बोझ तले अगर लोअर मिडिल क्लास में तब्दील हो चला है, तो दुनिया के सामने एक समस्या तो है कि भारत जैसा बाजार अगर उन्हें नहीं मिलेगा तो फिर आने वाले वक्त में मुश्किल होगी। तो एक एनालिसिस यह है कि एक तरफ आपकी ग्रोथ रेट ज्यादा होती है, दूसरी तरफ गरीबी और मुफलिसी और इस देश के भीतर की आर्थिक परिस्थितियां लोगों को और ज्यादा गरीब बना रही है। तो मसला क्या है? अब इसको 3 हिस्सों में समझने की कोशिश की जाए कि आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के पास वही आंकड़े जाते हैं जो सरकार देती है, और सरकार जो देती है वो पूरे भारत के आंकड़े नहीं होते हैं। उसके दायरे में कृषि यानी खेती और असंगठित क्षेत्र के आंकड़े शामिल नहीं होते हैं।
वहां गिरावट हो रही है, स्थिति नेगेटिव में जा रही है। 90% भारत की परिस्थिति जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर और एग्रीकल्चर से जुड़ी है, वह अभी भी बेसिक लाइन यानी बेसिक स्थितियों से जूझ रहा है। खेती करता हुआ किसान कहता है कि जो प्रोडक्शन में लगता है वह कीमत तो दे दो, एमएसपी तो दे दो, सरकार दे पाने की स्थिति में नहीं है। मजदूर जो काम कहता है जो आपने न्यूनतम मजदूरी तय की है वह तो दे दीजिए, वह नहीं मिल पाता है। मनरेगा का मजदूर कहता है 100 दिन काम तो दे दीजिए, आप वो नहीं दे पाते हैं। स्थितियां अगर इस तरीके से लगातार नाजुक हो रही है तो यहां एक बात आईएमएफ ने आपकी चीजों को नीचे जरूर किया है, लेकिन एक चीज याद रखिए, 2008 में जब दुनिया भर में मंदी आई तो उस समय आईएमएफ लगातार बच रहा था यह कहने से कि मंदी आपके दरवाजे पर आ गई है, क्योंकि उसको डर उस समय भी था जो डर अभी है कि अभी वो अगर कह देगा तो फाइनेंशियल मार्केट पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और भारत की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के दायरे में जो 90% लोगों की स्थितियां हैं, अगर वह सामने आ जाएगी तो फिर भारत का जो फाइनेंशियल मार्केट दुनिया को जो अपनी तरफ खींचता है उसके सामने संकट आ जाएगा। अभी भारत बच जाता है यह सोचकर कहकर कि देखिए युद्ध हो रहा है, सप्लाई चेन ठप पड़ी है, महंगाई का असर है, तो उसमें कोई भारत से सवाल पूछता है कि आरबीआई में आप फिर क्यों बढ़ा रहे हैं अपने रेपो रेट को, तो कहते हैं देखिए दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंक बढ़ा रहे हैं तो हम भी बढ़ा रहे हैं। तो अगला सवाल आता है कि वहां की मार्केट इकोनॉमी में कंज्यूमर अभी भी बचा हुआ है, आपके यहां कंज्यूमर कम क्यों हो रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्ट्स को लेकर वो कंज्यूमर गायब क्यों हो रहा है, यह सवाल भी उठता है। और इसके ठीक समानांतर बड़ी तादाद में जो देश के बिलियनियर्स देश छोड़ रहे हैं उनका जिक्र भी होता है। तो ये एक तरफ आप इकोनॉमी को नहीं संभाल पाते हैं तो रईसों को देश छोड़ना पड़ रहा है, आप इकोनॉमी को नहीं संभाल पाते हैं तो गरीबों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। इस दायरे में अगर भारत की इकोनॉमी के पूरी मार्केट जो बनाई गई अगर वो ढह कर गिर रही है तो स्थितियां दुनिया के लिए नाजुक है भारत जैसे देश को लेकर। शायद इसीलिए कुछ सवाल यहां बहुत साफ होने चाहिए कि भारत को मंदी से नहीं बचना है और भारत को मंदी का लक्ष्य भी नहीं है कि उससे हमको बचने के लिए क्या, उसका तो काम है गरीबी की रेखा से ऊपर गरीबों को ले जाना। इसीलिए गांव में रोजगार सरकार की नीति सामने आनी चाहिए, मनरेगा में ज्यादा काम मिलना चाहिए, टारगेट 100 दिन का है, होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में रोजगार की योजना आपके पास होनी चाहिए जो नहीं है। कमाई में कैसे लोगों की जेब में पैसा पहुंचे इसकी कोई व्यवस्था सरकार कर पाने की स्थिति में नहीं है। जो एक्साइज ड्यूटी है, जो वैट है, उसको कम कैसे करें और पैरेलल में गवर्नेंस को चलाने के लिए पैसा अगर टैक्स पेयर से हटकर कहीं से लाना पड़े तो आपके पास कोई उपाय नहीं है। और इन सब के बीच मिडिल क्लास के सामने मुश्किल टैक्स की है, महंगाई की है, कमाई की है और बैलेंस करने की स्थिति में सरकार नहीं है। अब यहां से अगला सवाल शुरू होता है कि जो परिस्थिति आरबीआई देख रही है और कहने से डरती है कि दरअसल सप्लाई चेन के असर की वजह से इस दौर में महंगाई बढ़ी है, लेकिन भारत की स्थितियां 2018-19 से ही नाजुक हो चली थी। अब अगर सप्लाई चेन की वजह जो युद्ध की वजह से हो रहा है और चीन की जो कोविड पॉलिसी थी वह भी एक बड़ी कारण है माना जा रहा है, तो बैंक कंट्रोल कैसे करेंगे रेपो रेट के जरिए, क्योंकि मंदी तब तो और तेज होगी भारत के भीतर में, इन्वेस्टमेंट लगातार रुकेगा भारत के भीतर आने से और हमारी इकोनॉमी कमजोर होगी, यह भी फैक्ट है। और दुनिया भर की परिस्थिति का एक सच यह है कि वहां पर जो क्लास है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से अगर जुड़ी हुई है, उसका भी एवरेज निकालिएगा तो वो 30 से 70% तक दुनिया में चल रही है। भारत में ये 85 से 90% तक आ गया है, लेकिन वहां पर एक बेसिक चीज है कि आपको इतनी आय होगी। रोजगार नहीं है तो रोजगार भत्ता भी भारत में दिए जाने वाले रोजगार के जरिए मिलने वाले पैसे से ज्यादा होता है। ये कैसे समझेंगे? और भारत की इकोनॉमी में जब आप परसेंटेज दिखलाते हैं तो भारत की इकोनॉमी अभी 3 ट्रिलियन से भी कम है। अरे चाइना की इकोनॉमी 17-18 ट्रिलियन डॉलर की है, हमारी 3 ट्रिलियन डॉलर के नीचे है। और अमेरिका का जिक्र करते हैं वो तो 21 ट्रिलियन डॉलर की है। हम इकोनॉमी के दायरे में भारत की जनसंख्या को जब समेटते हैं तो असमानता का वो विभत्स चेहरा नजर आने लगता है, जहां पर अच्छे दिन का जिक्र किनके लिए किया जा रहा था और बुरे दिन आ गए हैं इसको कहने से सरकार क्यों बच रही है।
और ये बातें छुपा किससे रही है? राजनीति चमकाने के लिए, चुनाव दर चुनाव जीतने के लिए, और उसी लिए 5 किलो अनाज बांटते हैं कि चुनाव होंगे तो चुनाव तो हर 6 महीने के बाद इस देश में दस्तक देता है। यानी आपकी मजबूरी हो गई। कोविड दुनिया से खत्म हुआ और कोविड का प्रभाव के आगे निकलने की स्थिति में दुनिया आई, लेकिन हम अभी भूख से लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बात का जिक्र दुनिया के मंचों पर होने लगा है, तमाम इंस्टीट्यूशंस करने लगे हैं। तो आप इन चीजों को कब तक छुपाएंगे? और तिमाही के रिकॉर्ड और तिमाही के ग्रोथ रेट के आसरे अगर देश के भीतर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आप अलग रख रहे हैं और एग्रीकल्चर को अलग रख रहे हैं, तो बेसिक चीज समझिए, जो न्यूनतम स्थिति होनी चाहिए थी 90% लोगों की, उससे बदतर है, और 10% उस दायरे में है जो एक खांचा IMF खींचता है, वर्ल्ड बैंक खींचता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक खींचता है, कोई भी खींचता है। अगला सवाल, जब मंदी के दायरे में दुनिया आ रही है तो तेल उत्पादक यानी ओपेक कंट्री भी तो सोचेंगे हमें भी बचना है। तो अगर आज की तारीख में $90 प्रति बैरल तेल है और वो अब फैसला करने की दिशा में बढ़ रहे हैं कि हम तेल का उत्पादन कम कर दें, और भारत का 85% तेल जो है हम आयात करते हैं, तो हर देश अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाने की दिशा में ही काम करेगा। भारत कहां टिक रहा है? भारत का निर्यात क्यों कम हो गया? भारत ने इस दौर में आयात क्यों बढ़ा दिया? भारत के भीतर निर्यात आयात के चक्कर में जो हमारा डॉलर जा रहा है उसकी कौन सी परिस्थिति आकर खड़ी हो गई? हम इनको कब तक छुपाएंगे? और अगर छुपा रहे हैं तो बहुत साफ तौर पर जो नजर आता है, गेहूं का प्रोडक्शन कम, गर्मी बढ़ गई, चावल का प्रोडक्शन कम, मौसम खराब हो गया, उस दौर में बारिश होने लगी। तो हम एग्रीकल्चर के मद्देनजर भी उस जगह पर आकर खड़े हो गए हैं जहां पर हो सकता है आने वाले वक्त में हमारे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो राशन वाला अनाज है, पीडीएस सिस्टम है, उस पर असर पड़ जाए, क्योंकि उसके पैरेलल में एक गरीब कल्याण योजना भी तो 5 किलो अनाज की चल रही है। तो हमें चीजों को समेटना कैसे है? इस इकोनॉमी से हटकर हम उन्हीं आंकड़ों को सामने लाते हैं जहां पर हर किसी को लगे अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छे दिन आ जाएंगे और अच्छे दिन आ जाएंगे। दुनिया के बुरे दिन है लेकिन हमारे अच्छे दिन है। यह जो पूरी की पूरी फिलॉसफी है सरकार की, इसमें इस देश के भीतर में असंगठित क्षेत्र की स्थितियों ने कैसे परिस्थितियों को नाजुक किया है, हमें लगता है कि इसका एक आकलन सिर्फ इस बात से समझ लीजिए। 2005 में भारत के भीतर 45 करोड़ लोग जो कामगार हैं वो असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो 2005 के बाद से आज जनसंख्या बढ़ गई, लेकिन काम की स्थिति इतनी नाजुक है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो रोजगार की स्थिति है वो भारत सरकार की डायरी बतलाती है कि सिर्फ 30 से 35 करोड़ के बीच ही हम रोजगार दे पाने की स्थिति में असंगठित क्षेत्र में आ गए हैं। तो 2005 की तुलना में हम और बदतर स्थिति में असंगठित क्षेत्र में आ गए, और हमारी विकास दर इस दौर में उछल रही है, कुलांचे मान रही है। यानी हम अधूरा सच बताने को प्रतिबद्ध हैं, पहली बात ये। दूसरा, जो एश्योरेंस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किसी को नहीं दी जाती है, यानी कोई नियम फिक्स नहीं होता है, कोई रेगुलर रोजगार नहीं होता है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है। जब किसी चीज़ की नहीं होती है तो इसमें नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर वो बता रहा है कि 2021 में उसका डाटा है कि 38 करोड़ कामगार थे। 2022 में ये आते आते 35 करोड़ तक आ चुके हैं, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जो नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसने जानकारी दी कि 2005 में 45 करोड़ 80 लाख लोग टोटल एम्प्लॉय अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हम जुड़े हुए थे। और उसके पैरेलल में गवर्नमेंट ने उस समय कहा नहीं ये तो टोटल था, हम तो जुड़े हुए थे 43.5 करोड़, यानी 43 करोड़ 50 लाख जुड़े थे, जो 95% था। 95% अनऑर्गेनाइज सेक्टर से 2005 में भी जुड़ा हुआ था, आज भी जुड़ा हुआ है। हम कोई पैरेलल व्यवस्था इस देश के भीतर में ना रोजगार की कर पाए, ना रोजगार देते वक्त ऑर्गेनाइज्ड वे में कामगार कैसे काम करें यह भी खींच पाए। सिर्फ इतना किया गया, जहां भी 10 मजदूर काम कर रहा है उसको ले आओ तुरंत पेंशन के दायरे में, उसको तुरंत उसके पैसे काटो, उसके जरिए उसको पेमेंट कम हो जाएगा, लेकिन भविष्य निधि योजना उसकी तैयार होगी। हमने यह बड़ा सिस्टमेटिक किया।
ये जानते समझते हुए कि इस देश में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के समानांतर जो छोटा सा 1, 2, 3, 4, 5 करोड़ का जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसके भीतर के लोग जो थे 22% लोगों ने भविष्य निधि का पैसा निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि क्राइसिस में आ गए, इकोनॉमिक क्राइसिस से वो जूझ रहे थे। तो सरकार की इकोनॉमी का जो पूरा ढांचा निकल कर आया, उसने 3 बातें स्पष्ट तौर पर रख दी। पहली बात, भारत के भीतर में और अनऑर्गेनाइज असंगठित क्षेत्र और कृषि क्षेत्र की इकोनॉमी को अगर जोड़ लीजिएगा तो भारत की जीडीपी का वो 50% हिस्सा होता है, और अगर उसके पूरे मौजूदा वक्त के विकास दर को जोड़ लीजिएगा तो भारत का ओरिजिनल विकास दर हो सकता है नेगेटिव में चला जाए, 0 के ऊपर तो आ नहीं सकता है। पहला मैसेज। दूसरा मैसेज, हमने अपनी पॉलिसी के तहत भारत के अनऑर्गेनाइज सेक्टर को तहस नहस कर दिया, नोटबंदी पहला शिकार, जीएसटी दूसरा शिकार। और तीसरी परिस्थिति में जो हम बैंकों के जरिए कैशलेस प्रोसेस में लाने की शुरुआत करने की दिशा में, तो काम खत्म हुए और इसका असर लगभग 20 करोड़ मजदूरों पर पड़ा। और जो भारत की तादाद आज 58 करोड़ होनी चाहिए थी कामगारों की, वह घटकर 38 करोड़ की आ गई। और 38 करोड़ में से धीरे धीरे जो अलग अलग डाटा निकल कर आते हैं, चाहे वो सीएमआई के हों, चाहे एनएसएसओ के हों, यानी जो भी गवर्नमेंट अपने तौर पर जो सामने लाती है या प्राइवेट सेक्टर के जरिए जो काम हो रहा है वो जो बतलाते हैं, उसमें इस देश के 5 करोड़ लोगों को अब इच्छा ही नहीं होती है कि वो किसी काम की मांग करें। वह उस खेती से जुड़ गए जो खेती उनके पारंपरिक समाज में चली आ रही थी, और वहां पर भी उनकी स्थिति नाजुक हो गई, क्योंकि खेत पर टिकते लोगों की संख्या जब लगातार बढ़ रही है तो फिर उस इकोनॉमी के दायरे में भारत की जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव में चला जाता है। आप इसको छुपा ले जाते हैं, और इन सारी चीजों को छुपाने के बाद तीसरा जो बड़ा सवाल था कि हमारा रिजर्व बैंक और बैंकिंग सेक्टर जिस चीज को प्रोजेक्ट करता है और महंगाई दबाने के लिए वो रेपो रेट बढ़ाए, दरअसल ये सारे प्रभाव भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी के सिर्फ 10% लोगों को प्रभावित करने भर के लिए, उसके दायरे में जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और हायर क्लास का शख्स आ जाए, जो कॉरपोरेट इंडस्ट्रियलिस्ट व्यापारी जो उसके दायरे में आ जाए, इससे हटकर भारत का कोई समाज उस दायरे में नहीं आ पाता है जिसके जरिए दुनिया के अलग अलग संस्थाएं भारत के ग्रोथ रेट को दिखाती है। तो क्या वाकई अच्छे दिन बताने भर के लिए राजनीति को चमकाई जाए? और राजनीति चमकेगी क्योंकि कहा जाएगा देखिए भारत, और ध्यान दीजिए जैसे ही दुनिया के मंच से इस बात का ऐलान हुआ कि आईएमएफ ने भारत के ग्रोथ रेट को कम तो किया है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया में आ गया पूरा का पूरा बीजेपी आईटी सेल, सरकार, बीजेपी, हर कोई लग गया कि देखिए क्या शानदार ग्रोथ है। लेकिन हकीकी तौर पर भारत के भीतर अगर इतनी शानदार ग्रोथ है तो दुनिया के किसी भी देश, आप जर्मनी का नाम लीजिए, फ्रांस का नाम लीजिए, नहीं, जापान का उसको भी छोड़ दीजिए, आप ब्राजील का नाम ले लीजिए, आप साउथ अफ्रीका का नाम ले लीजिए, आप तुलनात्मक तौर पर अपने समानांतर जिसे मानते हैं उस कंट्री का नाम लेकर वहां पर बीपीएल की तादाद देश की जनसंख्या के परसेंटेज के लिहाज से, प्रति व्यक्ति आय देश की जनसंख्या और उसकी ग्रोथ के लिहाज से, और देश की ग्रोथ रेट के लिहाज से, देश के भीतर इंडस्ट्रीज और कोर सेक्टर के ग्रोथ को जब परखेंगे तो भारत कहां खड़ा होगा, यह सच सरकार नहीं चाहती है कि कोई भी जाने, हम और आप दोनों जाने। तो छुपा लिया जाता है इस सच को, और जो परोसा जाता है वह सुबह से लेकर रात तक जो ढोल मीडिया के जरिए और मेन स्ट्रीम मीडिया उस ढोल को बजाता है, और अब तो अखबारों की कतार भी उसमें शामिल होते चली जा रही है, तो आपको जानकारी कैसे मिलेगी कि दरअसल आपकी जेब में कल तक जो पैसा था आज वो भी नहीं बचा है, और आने वाले वक्त में कौन सा पैसा आएगा इसको कोई आपको जानकारी ही नहीं है। रोजगार छिन गया तो रोजगार कैसे मिलेगा नहीं पता है, कहा जाएगा अच्छे दिन यही हैं, तो आप क्या कर लोगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।